नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 26 फरवरी 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज देखो, ज़्यादा आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हिंदू में है नहीं। देखो, 2-3 आर्टिकल्स तो यूक्रेन वार से संबंधित हैं। यूक्रेन वार से संबंधित जो इशू है ना, उसके बेसिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कई दिन तक यूक्रेन वार से संबंधित आर्टिकल्स आएंगे, लेकिन सारे के सारे डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इस इशू पर आपको पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। एक जो आर्टिकल मैं जिसका इंतजार कर रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पुतिन के इस स्टेप से कैसे अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा, क्या चीज़ें बदल जाएंगी। वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। आजकल में नहीं आया तो मैं खुद ही कंपाइल करके डिस्कस कर लूँगा। अदरवाइज़ ये जो आर्टिकल में चीज़ें हैं, क्यों पुतिन ने युद्ध स्टार्ट किया, वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, ये देखो, इंडियन फिशरमैन से संबंधित है। देखो, जब भी इंडियन फिशरमैन को श्रीलंकन नेवी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है ना, तो उसी समय एक आर्टिकल तो पक्का है, आता ही आता है। काफ़ी बार हमने डिस्कस भी किया है, लेकिन जल्दी से आज रिवाइज कर लेंगे। कुछ नए पॉइंट्स भी हैं तो जल्दी से इस इशू को रिवाइज कर लेंगे। बाकी जो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे दूसरे न्यूज़पेपर से, एक तो देखो बिजनेस लाइन का आर्टिकल डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित, और एक हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे रिक्यूजल ऑफ जजेस से संबंधित। रिक्यूजल ऑफ जजेस से संबंधित ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ सकती है। और लास्ट में थोड़ा सा स्टैटिक। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी सी तस्वीर आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखो, मरनाल सर हैं, इन सबको आप जानते होंगे। तो इनके चैनल के 15 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए। इस मौके पर आंटी जी ने, यानी मरनाल सर की मदर ने, अपनी स्ट्रगल स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने 5वीं क्लास तक शिक्षा प्राप्त की, लेकिन आंटी जी के फादर की डेथ हो गई थी। इस वजह से वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाई। काफ़ी स्ट्रगल किया जीवन में, लेकिन बच्चों को ठीक से पढ़ाया लिखाया, और रिजल्ट तो आप सबके सामने हैं। देखो, मदर के बारे में एक कोट है, मदर सबका स्थान ले सकती है, लेकिन मदर का स्थान कोई नहीं ले सकता। तो मुझे सुन के अच्छा लगा, मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। और मरनाल सर को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही इंडियन एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करते रहिए। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्टोरिकल एवोल्यूशन होता है 1996 में। उस समय डीप ब्लू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उस समय के वर्ल्ड चेस चैंपियन को हराया था। और आज के समय में तो आपको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सुपरमेसी इस्टेब्लिश करने के लिए वर्ल्ड सुपर पावर्स के बीच, मतलब बड़ी पावर्स के बीच एक प्रकार से कंपटीशन चल रहा है। अनुमान ये है 2034 से 2040 के बीच में यूएस में 50% जो जॉब्स है ना, वो ऑटोमेट हो जाएंगी। यानी पहले जो काम इंसानों के द्वारा किया जाता था, अब वो काम रोबोट्स के द्वारा और कंप्यूटर्स के द्वारा किया जाएगा। ये होगा आने वाले 15 सालों में। देखो, ज़्यादातर जो रिसर्चर्स हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो ये प्रेडिक्ट करते हैं 2045 आते आते वो स्टेज आ जाएगी जब मशीन्स जो हैं वो ह्यूमन बींग से ज़्यादा एडवांस्ड, ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी। इसलिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने की आवश्यकता है, इसके बेनिफिट्स, इसको यूज़ करने में इश्यूज़ क्या हैं, सरकार और सोशल ऑर्डर्स के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ये सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल में जानेंगे ब्रीफ में। सबसे पहले अगर बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, देखो सिंपल भाषा में हम ये बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सोच सकती है, ह्यूमन बींग्स की तरह एक्ट कर सकती है, ह्यूमन बींग्स की तरह रैशनली थिंक कर सकती है, और ह्यूमन बींग्स की तरह ही रैशनली एक्ट कर सकती है। या फिर यूं कहें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन बींग्स को सिमुलेट करती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस की कॉपी करती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को इमिटेट करती है। लेकिन ह्यूमन बींग्स में प्रोसेस करने की लिमिटेशन होती है। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पावर के साथ चीज़ों को प्रोसेस कर सकती है। अब देखो, मेनली अगर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस की बात करनी है तो 3 चीज़ों में एप्लीकेशन है, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और तीसरा प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। सबसे पहले बात करते हैं मशीन लर्निंग की। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी इस्तेमाल होता है फ्रॉड डिटेक्शन में, सर्विलियंस में। जैसे एग्जांपल देखिए, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी।
हमारे देश में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी सिर्फ शुरुआती स्टेज में है, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में और चाइना में इस टेक्नोलॉजी का बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखो, दिल्ली में मान लीजिए इतने सारे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, अब उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए और उस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाए अपराधी को पकड़ने के लिए। सॉफ्टवेयर में डाल दिया जाए अपराधी की शकल, सारे जो फीचर्स हैं, तो दिल्ली के सारे जो सीसीटीवी कैमरास हैं ना, उस अपराधी को स्कैन करेंगे और जैसे ही वो दिखेगा कहीं पर भी, अथॉरिटीज़ को सूचना मिल जाएगी, वो अलर्ट हो जाएंगी। मतलब अभी फ़िलहाल ये होता नहीं है, लेकिन दूसरे देशों में ये होने लगा है कहीं कहीं सिटीज़ में। तो ये एक एग्जांपल है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का। इसमें क्या देखा? इसमें हमने देखा मशीन लर्निंग, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल, ऑटोमेटिक लाइसेंस प्लेट रीडिंग, चलान कट जाता है देखते ही, मतलब कोई कार जो है वो हाई स्पीड में जा रही है थ्रेशोल्ड से ज़्यादा, तो चलान कट जाता है और चलान जो है घर पहुंच जाता है। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल है। दूसरी एप्लीकेशन देखिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब कुछ दिनों पहले की बात है, आईसीआईसीआई बैंक का जो फ़ोन नंबर है ना, वहाँ पर मैंने फ़ोन किया। पहले तो ये होता था, अगर आप डेबिट कार्ड की जानकारी चाहते हैं तो एक दबाइए, ऐसे ऐसे आता था ना पहले। अब ना दबाने के लिए नहीं पूछता वो आईवीआर जो है, अब सीधा बोलता है आप बोल दीजिए आप क्या चाहते हैं। मैं बोलूँगा मुझे डेबिट कार्ड की जानकारी चाहिए, तो वो कंप्यूटर जो है, जो मैंने आंसर दिया है उसको प्रोसेस कर लेता है और फिर फर्दर डेबिट कार्ड के ऑप्शंस देता है। तो ये भी एक एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब इसकी जो मार्केट है ना, बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। 2025 आते आते इसकी मार्केट ग्रो हो जाएगी $22.3 बिलियन से। अब ये सर्विस आगे इस्तेमाल होगी बहुत सारे सेक्टर में, खास करके सर्विस सेक्टर में, कस्टमर सर्विस सेक्टर में। ये जो मैंने एग्जांपल दिया आईसीआईसीआई बैंक का, ये कस्टमर सर्विस सेक्टर का एग्जांपल है। हेल्थ केयर, डॉक्यूमेंटेशन, वॉइस कंट्रोल इन्वायरमेंट, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। अब बात करते हैं तीसरी तरह की एप्लीकेशंस की, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। बताइए, एग्जांपल दीजिए प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का। जैसे देखो, सोशल मीडिया मार्केटिंग इलेक्शंस में देखने को मिलती है। इंडिविजुअलाइज्ड कैंपेन चलाया जाता है, मतलब बिल्कुल इंडिविजुअल के हिसाब से पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड कैंपेन। तो ये जो चीज़ है ना, वो और भी बहुत सारे सेक्टर्स में आने वाले समय में देखने को मिलेगी। जैसे यूज़ की गई एंटी वैक्सीन कम्युनिटीज़ को समझाने में भी, जैसे फेसबुक पर, ट्विटर पर वो लोग जो वैक्सीन के अगेंस्ट अपना व्यू रख रहे थे, अब उनके सामने देखो बार बार आप ऐसा कंटेंट लेके आओगे जिससे कि वैक्सीन के फायदे पता लगता हो, क्यों वैक्सीनेशन जरूरी है, तो जाहिर तौर पर उनकी जो सोच है ना, थोड़ी थोड़ी तो चेंज होगी। अदरवाइज वैक्सीन के अगेंस्ट उनकी जो नफरत है ना, वो थोड़ी थोड़ी तो कम होगी। तो ये एग्जाम्पल है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का। अब इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो चैलेंजेस हैं पॉलिसी मेकर्स के सामने, उनकी बात करते हैं। 3 ब्रॉड इश्यूज हैं, फ्यूचर ऑफ वर्क, डेटा एंड प्राइवेसी और एथिकल गवर्नेंस। सबसे पहले बात करते हैं वर्क का फ्यूचर कैसा होगा। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ना अब फ्रीलांसर बढ़ने लगे हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स जो हैं वो कम होने लगी हैं। जैसे रिटेल सेक्टर में होता है, छोटे छोटे ऑफिस, घर में ही ऑफिस, ये सब चीज़ें आने वाले समय में ज़्यादा देखने को मिलेंगी, बजाय इसके कि सारे जो लोग हैं ऑफिस में जाते हैं और ऑफिस से काम करते हैं। और देखो, जॉब भी बहुत सारी जा रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। ऐसा कहा जाता है एक रोबोट जो है वो 6.2 वर्कर्स को डिस्प्लेस कर सकता है। OECD कंट्रीज में 51% जो जॉब्स हैं वो ऑटोमेटेड हो सकती हैं, ये वर्ल्ड बैंक का कहना है आने वाले समय में। और US में 47% जो एम्प्लॉयमेंट है वो रिस्क पर है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। अब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला बढ़ेगा तो जो हाई स्किल वाले पर्सन है ना, उनकी तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन वो लोग जिनमें या तो स्किल की थोड़ी कमी है, लो क्वालिटी की स्किल है, या फिर स्किल है ही नहीं, उनके लिए जॉब ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। दिक्कत है बड़ी ज़्यादा। इसके बाद नेक्स्ट चैलेंज, देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अब कोई इंडिविजुअल पैसा कमाता है उस पर तो टैक्स लग जाता है ना, लेकिन रोबोट अगर काम करेगा दिन रात, उसको तो कोई इनकम भी नहीं दी जा रही, तो उसका कोई इनकम है ही नहीं, तो उस पर तो कायदे से टैक्स लगना चाहिए, लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा। तो आने वाले समय में ना इंडिविजुअल टैक्स कम होगा और कंपनी टैक्स इंक्रीज होगा।
क्योंकि रोबोट से तो कंपनी काम करवाती जाएंगी, उनको तो फायदा ही है। और दिक्कत सिर्फ देखो इतनी नहीं है, मान लीजिए रोबोट कोई गलती कर देता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गलत है, तो फिर अकाउंटेबिलिटी किसकी फिक्स होगी? क्या ह्यूमन एक्सपर्ट की, या कंपनी की, या डेवलपर की, या फिर प्रोग्रामर की? अगर रोबोट ने कोई गलती की है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गलत हुई है, तो किसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? नेक्स्ट चैलेंज, ये तो वैसे देखो चैलेंज नहीं, सजेशंस हैं आगे। जो प्रोफेशनल रोबोटिक्स इंजीनियर्स हैं ना, उनके लिए कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। एजुकेशन को रीवैम्प करने की आवश्यकता है ताकि स्किल मिले स्टूडेंट्स को आने वाले समय के हिसाब से। उसके अलावा अब चूंकि देखो फ्रीलांसर की संख्या बढ़ेगी और रोबोट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, तो कंपनीज में ह्यूमन वर्कर्स के लिए कोटा होना चाहिए, फ्रीलांसर्स के लिए वर्किंग आवर निश्चित होने चाहिए, क्योंकि फ्रीलांसर के लिए प्राइवेट और वर्क लाइफ में फ़र्क नहीं रह जाता। न्यू लेबर और एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन की आवश्यकता है, क्योंकि ऑटोमेशन इंक्रीज हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इस वजह से यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कंसेप्ट आना चाहिए। हर एक के पास में कुछ ना कुछ पैसे तो सरकार दे उसको, मतलब कम से कम बेसिक इनकम तो उसकी होनी चाहिए, ताकि अपना वो जीवन यापन चला सके। क्योंकि देखो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेगा तो समाज में इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए सबको, चाहे उसके पास जॉब हो या ना हो, चाहे वो काम करे ना करे, सबके लिए कुछ ना कुछ बेसिक इनकम तो उसको जरूर मिलनी चाहिए। बट देखो ये कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए आसान नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज में आपको पता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जैसे इंडिया जैसे देशों में अनस्किल्ड वर्कर्स ज़्यादा हैं, और ब्लू कॉलर वर्कर्स जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, उनका अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो पॉवर्टी इश्यूज है ना, और ज़्यादा गहरे हो जाएंगे। अब लास्ट में पॉइंट आता है पर्सनल डेटा की प्रोटेक्शन का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन्वायरमेंट में पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना बड़ी चुनौती है। कानून तो है, जैसे यूरोपियन यूनियन में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, यूएस में सेक्टोरल और स्टेट लॉज हैं, चाइना में साइबर सिक्योरिटी लॉ, लेकिन देखो ये सिर्फ बेसिक लॉज हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ज़्यादा एडवांस होती जाएगी, समय के हिसाब से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कानूनों की आवश्यकता पड़ेगी पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित गवर्नेंस इशू हैं या फिर एथिकल कंसिडरेशंस हैं, उनको देखो रीडिफाइन करने की आवश्यकता है इन प्रिंसिपल्स के आधार पर, जैसे फेयरनेस, सेफ्टी, रिलायबिलिटी, प्राइवेसी, इंक्लूसिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से देखो आने वाले समय में सरकार और कंपनीज के बीच टकराव या डिफरेंसेस कह सकते हैं और भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जहां एक तरफ सरकार के लिए चुनौती होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को अच्छे से रेगुलेट करना, दूसरी तरफ जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो सरकार को बोलेगी आप ज़्यादा इंटरफेयर मत कीजिए, क्योंकि वो नए नए प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन सरकार उन्हें रोकेगी, तो फिर यहाँ पे डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। तो ये हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित इशू को डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो जजेस के रिक्यूजल से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इससे पहले कि हम आज का जजेस के रिक्यूजल से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करें, एक जो पुराना आर्टिकल है वो रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आज के आर्टिकल की तरफ हम आएंगे। मतलब क्या होता है रिक्यूजल ऑफ जज का? जब देखो कोई जज किसी केस की सुनवाई से अपने आप को अलग कर लेते हैं। मान लीजिए कोई केस जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के नतीजे के बाद वायलेंस हुआ, इस इशू से संबंधित केस गया सुप्रीम कोर्ट में एक जज के पास, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस जज ने इस केस की सुनवाई करने से मना कर दिया और कहा कि इस केस को किसी और जज को दे दीजिए, मैं इस केस की सुनवाई नहीं करूंगा। तो ये क्या हुआ? ये है रिक्यूजल ऑफ जज। सिंपल भाषा में, जब देखो कोई जज किसी केस की सुनवाई करने से मना कर देता है और चीफ जस्टिस को कहता है कि आप अपनी इच्छा अनुसार, जो आपकी पावर है, मास्टर ऑफ रोस्टर हो, आप ये केस किसी और जज को दे दीजिए। अब क्वेश्चन ये उठता है, ऐसा होता क्यों है? मतलब कोई जज किसी केस की सुनवाई से अपने आप को अलग क्यों कर लेता है? इसका आंसर है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है? पहले आप एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद डेफिनेशन। एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए कोई कंपनी ABC जंगल में कोई केमिकल फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रही थी, लेकिन जिससे आसपास का वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो सकता था, संभावना थी। तो इस केमिकल फैक्ट्री पर सरकार ने रोक लगा दी, लेकिन ये केमिकल फैक्ट्री चली गई
कोर्ट में, अब केस है सुप्रीम कोर्ट में एक जज के सामने, लेकिन देखो जिस जज के सामने केस है इस केमिकल फैक्ट्री का, उस जज के भी 10% शेयर हैं इस केमिकल फैक्ट्री में। समझ गए? मतलब केमिकल फैक्ट्री गई है सरकार के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के जिस जज के पास केस गया है उस जज के खुद के शेयर हैं इस कंपनी में 10%। तो ये सिचुएशन क्या है? ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि देखो जज जिसके पास केस गया है वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त, क्योंकि उन्हें इस केस पर फैसला सुनाना है, वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त अपने आप को पर्सनल फायदा भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इस फैक्ट्री को अप्रूवल मिलता है तो उनको खुद को फायदा होगा, क्योंकि उस कंपनी में उनके खुद के 10% शेयर्स हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन है। डेफिनेशन की बात करें, ये वो सिचुएशन होती है जब कोई ऑफिशियल अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त अपने आप को पर्सनल फायदा पहुंचा सकता है, तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब फिर से आते हैं इशू पर। इशू क्या है? मतलब जज अपने आप को कुछ केसेस की सुनवाई से क्यों अलग कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मान लीजिए देखो हाईकोर्ट के किसी जज ने कोई जजमेंट दी है। फॉर एग्जांपल हाईकोर्ट के सामने केस गया था कि यूपीएससी जो है इंटरव्यू में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतती, मतलब इंटरव्यू मेंबर्स के मूड पे डिपेंड करता है कि किसी कैंडिडेट को कितने मार्क्स मिलेंगे। ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि किस क्राइटेरिया के आधार पर कैंडिडेट को जज किया जाता है। तो हाईकोर्ट के जज जिनका नाम है एक्स, उन्होंने वर्डिक्ट दिया, यूपीएससी को आदेश दिया अपने वर्डिक्ट में कि यूपीएससी ट्रांसपेरेंसी लेके आए इंटरव्यू के मार्क्स में। अब देखो यूपीएससी ने हाईकोर्ट के एक्स जज की इस जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट में उस केस की सुनवाई होती, जिस जज ने हाईकोर्ट में ये वर्डिक्ट दिया था उनका नाम था एक्स, उनका प्रमोशन हो गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब देखो ये जो यूपीएससी ने हाईकोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट पिटीशन फाइल की गई थी ना, अपील फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, ये केस भी उसी जज के पास चला गया, एक्स जज के पास, जिन्होंने हाईकोर्ट में उस केस का वर्डिक्ट दिया था। तो यहां पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि उनके खुद के केस के खिलाफ अपील फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और जब तक वो अपील सुनी जाती उनका खुद का प्रमोशन हो गया सुप्रीम कोर्ट में, और उन्हीं के केस की अपील जो है वो उन्हीं के पास चली गई। तो ये क्या हो गया? ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ऐसी सिचुएशन में जज जो है अपने आप को अलग कर लेंगे इस केस की सुनवाई से। वो बोलेंगे अरे भैया मैंने ही तो वर्डिक्ट दिया था हाई कोर्ट में, तो मेरे केस की जो अपील है वो मेरे पास ही आ गई है, तो ये गलत है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, इसलिए और किसी को ये केस, और किसी जज को ये केस दे दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट जिसका हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस किया, मान लीजिए किसी जज के पास किसी कंपनी से संबंधित कोई केस जाता है और उस कंपनी में जज के खुद के शेयर्स हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जज उस केस से अपने आप को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रायर पर्सनल एसोसिएशन। मान लीजिए जज के पास कोई केस जाता है जिसमें दो पक्षों के बीच में लड़ाई है, ए और बी, जिसमें से देखो ए जो हैं वो जज के रिश्तेदार हैं, फॉर एग्जाम्पल जज का डॉटर या फिर सन है, तो फिर यहाँ पे तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना। मतलब सिचुएशन ऐसी है कि ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते हुए जज अपने डॉटर या फिर सन के पक्ष में फैसला दे सकते हैं, यानी अपने पर्सनल इंटरेस्ट सर्व कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन से अवॉइड करने के लिए जज केस की सुनवाई से अपने आप को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट, काफ़ी बार देखो ऐसा होता है कि जज के सामने कोई केस जाता है जिसमें दो पार्टीज होती हैं, ए और बी। अब जज बनने से पहले वो वकील थे, जज पहले वकील थे, और जब वो वकील थे तो उन्होंने ए के लिए केस लड़ा था, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, अब वो जज बन चुके हैं, लेकिन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है ना, मतलब ए के लिए पहले वो केस लड़ चुके हैं, तो ऐसी सिचुएशन है कि वो ए की वकालत कर सकते हैं, मतलब ए का साथ दे सकते हैं, ए के पक्ष में फैसला दे सकते हैं, क्योंकि उनका एसोसिएशन रहा है ए के लिए, वो पहले ए के लिए कोर्ट में पेश हो चुके हैं वकील के तौर पर। तो ये चौथी सिचुएशन है जब कोई जज अपने आप को केस की सुनवाई से अलग कर लेता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है एक्स पार्टी कम्युनिकेशन विद लॉयर्स और नॉन लॉयर्स। मान लीजिए जज के सामने जो केस है उसमें दो पार्टी इन्वॉल्व हैं, ए और बी। ए पार्टी के जो वकील हैं या फिर ए पार्टी से जुड़े जो दूसरे लोग हैं वो सीधा जज को लिख देते हैं कि हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है, मतलब आप बायस्ड होके
इस केस की सुनवाई करोगे तो ऐसी सिचुएशन में जज अपने आप को इस केस से अलग कर सकते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन ये उठता है, हमने सिचुएशन तो डिस्कस कर ली कि कब कोई जज अपने आप को केस की सुनवाई से अलग कर सकता है, लेकिन क्या कोई रूल भी है? ये तो जज की मर्जी हो गई ना कि वो केस की सुनवाई से अपने आप को अलग करें या फिर ना करें। क्या किसी रूल में, क्या किसी एक्ट में दिया गया है कि उस सिचुएशन में जज अपने आप को अलग करेंगे ही, या फिर टोटली ये जज की विम्स एंड फैंसीज पे डिपेंड करता है, उनके विवेक पे डिपेंड करता है, उनकी कंसाइंस पे डिपेंड करता है कि वो किसी केस की सुनवाई से अपने आप को अलग करें या फिर ना करें? तो इसका आंसर ये है नहीं, कोई खास रूल तो देखो है नहीं। ये टोटली जज की कंसाइंस और जज के विवेक पे डिपेंड करता है कि वो किस केस की सुनवाई से अपने आप को अलग करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, 1999 का एक चार्टर है, रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज इन जुडिशियल लाइफ। ये एक कोड ऑफ एथिक्स है जजेस के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जज उस कंपनी से संबंधित केस की सुनवाई नहीं करेंगे जिस कंपनी में जज के शेयर्स हैं। रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 की केस है ये। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखो, केस में इन्वॉल्व जो पार्टी हैं उनमें से किसी भी पार्टी को लगता है कि जज जो हैं वो बायस्ड होकर अपना वर्डिक्ट दे सकते हैं, तो ये रीजनेबल ग्राउंड है कि जज उस केस की सुनवाई से अपने आप को अलग कर ले। और देखो, सामान्यतः होता क्या है, जब कोई केस किसी केस की सुनवाई से अपने आप को अलग करते हैं ना, तो वो उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। वो रीज़न बता सकते हैं वकील को, मतलब केस में इन्वॉल्व जो वकील हैं उनको बता सकते हैं कि मैं इस केस से क्यों हट रहा हूं, या फिर नहीं भी बता सकते हैं, बस उन्होंने अपने आप को केस से अलग कर दिया बिना कोई रीज़न दिए। टोटली जज की मर्जी पर डिपेंड करता है। और जब कोई जज किसी केस की सुनवाई से अपने आप को अलग कर लेता है तो वो केस जाता है चीफ जस्टिस के पास, क्योंकि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं। वो डिसाइड करते हैं किस केस की सुनवाई कौन से जज के द्वारा की जाएगी। तो चीफ जस्टिस जो हैं वो उस केस को फिर किसी दूसरे जज को एलोकेट कर देते हैं। इसके बाद हम जो ये रिक्यूजल ऑफ जजेस होता है, इसमें जो इश्यूज इन्वॉल्व हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, इट अंडरमाइंस जुडिशियल इंडिपेंडेंस। देखो, जब कोई पार्टी केस में इन्वॉल्व, कोई पार्टी ए या बी, वो जज को बोलती है कि हमें भरोसा नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट होके इस केस की सुनवाई करोगे, तो इससे तो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो कम होती है ना। जब कोई जज किसी केस की सुनवाई से अपने आप को अलग करता है तो इससे यह भी संकेत जाता है कि वो जज कैपेबल नहीं है, मतलब जुडिशरी जो है हमारे देश की वो कैपेबल नहीं है अपने इंटरेस्ट को साइड में रख के इंडिपेंडेंट होके, इम्पार्शियल होके केस की सुनवाई कर सके। तभी तो उस पर्सन ने अपने आप को केस से अलग कर लिया, उस जज ने अपने आप को केस से अलग कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट है, देखो केस में जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं ना, फॉर एग्जांपल ए या बी, ये भी बहुत चालाक होती हैं। ये जानबूझ के किसी जज के सामने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू रेज कर देती हैं, ना भी बनता हो तो भी रेज कर देती हैं। मतलब जानबूझ के बोल देती हैं कि हमें ऐसी आशंका है कि आप इंडिपेंडेंट होकर केस की सुनवाई नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि इस जज के सामने से अगर केस की सुनवाई नहीं हुई तो केस जाएगा किसी दूसरे जज के पास, और दूसरे जज के साथ उन्होंने किसी प्रकार की सेटिंग की होती है। ये बहुत देसी वर्ड है, आंसर में नहीं लिख सकते, लेकिन उनको लगता है कि जब केस किसी दूसरे पर्टिकुलर जज के पास जाएगा तो संभावना ज़्यादा है कि वो हमारे पक्ष में फैसला देंगे। इसे फोरम शॉपिंग भी कहा जाता है, कि जानबूझ के केस को ऐसे जज के पास लेके जाना जो उन्हें लगता है कि हमारे पक्ष में फैसला देंगे। इसके बाद नेक्स्ट इशू है डिफरेंट इंटरप्रिटेशन का। देखो, कहीं कोई रूल तो लिखा नहीं हुआ है, तो ये तो टोटली इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है या नहीं बनता है। हमने इस आर्टिकल में जो इश्यूज डिस्कस किए वो तो देखो साफ साफ वाले इश्यूज हैं, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन भी पैदा हो जाती है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है या फिर नहीं बनता है। सेम सिचुएशन में एक जज की इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, सेम सिचुएशन में कोई दूसरा जज ये बोल सकता है कि नहीं, मैं केस की सुनवाई से अपने आप को अलग नहीं करूंगा, ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट है। तो मतलब सेम सिचुएशन में अलग अलग जज की जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट, डिले द प्रोसेस। जानबूझ के देखो काफ़ी बार हथकंडे अपनाए जाते हैं इस प्रकार का इशू रेज करके, ताकि केस की सुनवाई को डिले किया जा सके और भ्रम पैदा किया जा सके जनता में।
तो ये हमने बात की इश्यूज की। अब आप एक दो एग्जाम्पल भी देख लीजिए। अभी तो हाल ही में क्या हुआ, ये वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के नतीजे के बाद वायलेंस जो हुआ था ना, इससे संबंधित केस गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पहले जज के पास जो केस गया तो वो कोलकाता के थे, वेस्ट बंगाल के थे। उन्होंने इस केस की सुनवाई से अपने आप को अलग कर दिया। फिर दूसरे जज के पास गया, वो भी वेस्ट बंगाल से थे। उन्होंने भी कहा कि नहीं, मैं इस केस की सुनवाई नहीं करूंगा। फिर तीसरे जज के पास गया है, तब ये मुद्दा सुर्खियों में आया है। क्या इस प्रकार से जो रेक्यूजल ऑफ जजेस होता है ये कितना जायज़ है, कितना नाजायज़ है। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एक सेकंड रुकिए आप। हाँ देखो, जस्टिस अरुण मिश्रा, अभी तो ये रिटायर हो चुके हैं, इनके पास एक केस गया था 2013 लैंड एक्विजिशन एक्ट से संबंधित। इन्होंने उस केस पे अपना वर्डिक्ट दिया, लेकिन जो इन्होंने वर्डिक्ट दिया उस केस के खिलाफ फिर से रिव्यू पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में उस रिव्यू पिटीशन के जो बेंच सुनवाई कर रही थी उसमें फिर से अरुण मिश्रा थे। तो इनको बोला गया पार्टीज ने कि आप ही के वर्डिक्ट के अगेंस्ट तो ये रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है ना, तो आप फिर से उस बेंच में हो जो रिव्यू पिटीशन की सुनवाई करेगा, तो इसलिए आप उस बेंच से अपने आप को अलग कर लीजिए, क्योंकि आप ही के वर्डिक्ट के अगेंस्ट ये रिव्यू पिटीशन है। इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा मैं क्यों अपने आप को इस केस की सुनवाई से अलग करूं, क्योंकि जो पार्टी मुझ पर क्वेश्चन उठा रही है वो चाहती है कि कोई और जज इसमें आए और हमारे पक्ष में फैसला आ सके। ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करता है। तो अलग अलग जज की जो राय है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में वो अलग अलग हो सकती है। कंक्लूजन में एक बात देखो ये बोली जाती है, एक निश्चित रूल्स होने चाहिए कि कब कोई जज अपने आप को किसी केस की सुनवाई से अलग कर सकता है। क्योंकि देखो, बिना रीजन दिए, बिना कारण दिए जब कोई जज किसी केस से अपने आप को रिक्यूज कर लेता है, अलग कर लेता है, तो ये तो फिर एब्डिकेशन ऑफ ड्यूटी भी हुआ ना। मतलब अपने कर्तव्य से भागने वाली बात हुई ना। तो आपने कारण बताया क्यों आप किसी केस की सुनवाई से अपने आप को अलग कर रहे हो। तो प्रॉपर रूल्स होने चाहिए रिक्यूजल ऑफ जजेस से संबंधित। और जब भी कोई जज अपने आप को किसी केस की सुनवाई से अलग करे तो वो कारण बताए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आए। ट्रांसपेरेंसी देखो, जज जब कोई शपथ लेता है तो उसमें भी ट्रांसपेरेंसी की बात कही जाती है। और ट्रांसपेरेंसी वैसे भी बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, ताकि जुडिशरी पर जनता का जो भरोसा है वो बरकरार रह सके। तो ये तो देखो, हमने पुराना आर्टिकल रिवाइज कर लिया। अब आते हैं करंट इशू की तरफ। अब क्या हुआ है, देखो, कृष्णा रिवर की वाटर शेयरिंग से संबंधित मामला है। डिस्प्यूट चल रही है कुछ राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के बीच कृष्णा रिवर के पानी के बंटवारे को लेके। अब ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था ना, तो दो जजेस जो इन्हीं चार में से दो स्टेट से संबंध रखते थे, उन्होंने ना इस केस से अपने आप को अलग कर लिया। क्यों? क्योंकि देखो, उनकी ट्रोलिंग हो रही थी। जैसे उनको लगता था कि अगर हमने फैसला दिया हमारे स्टेट के अगेंस्ट तो लोकल लोग जो हैं वो हमारी ट्रोलिंग करेंगे, या फिर अगर हमने पक्ष में फैसला किया तो दूसरे जो राज्यों के लोग हैं ना वो हमारी ट्रोलिंग करेंगे कि आपने अपने राज्य के पक्ष में फैसला दे दिया है। तो इसलिए इन दो जजेस ने ना इस मामले से अपने आप को अलग कर लिया। तो राइटर ये कहते हैं, देखो, ये पहला मामला नहीं है। अक्सर जजेस की जो ट्रोलिंग है वो सोशल मीडिया पर होती रहती है किसी न किसी फैसले को लेके। उनके बारे में काफ़ी बुरा भला कहा जाता है। वैसे जजेस के पास पावर होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने कामिनी जायसवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2018 केस में यह रेकमेंड किया था कि अगर जजेस की बेइज्जती की जाती है, डिसरिस्पेक्ट किया जाता है उनके काम के लिए, तो फिर कानून के हिसाब से कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट की जा सकती है। लेकिन आपको भी पता है जजेस रेयरली ऐसा करते हैं, और जब करते हैं तब उस पर भी कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है कि जजेस की जो स्किन है वो ठीक होनी चाहिए, क्या थोड़ा मजाक भी नहीं सहन कर सकते, ऐसा क्या? तो वो सारी बातें होने लगती हैं। राइटर कहते हैं, देखो, ऑलरेडी जज टू लिटिगेंट रेशियो ना बहुत ज़्यादा खराब है हमारे देश में। केसेस ज़्यादा, जजेस की संख्या कम है। यूं जजेस अपने आप को होम स्टेट के केस से अलग करने लगेंगे ना, तो फिर तो मतलब कुछ होम स्टेट के नाम पे अलग कर लेंगे। कोई बोलेंगे कि मेरा कल्चर यही है, कल्चर से संबंधित केस हैं। जैसे मुस्लिम जज बोलेंगे कि दरगाह में महिलाओं की एंट्री से संबंधित केस है, मैं नहीं हैंडल करूंगा। हिंदू ये बोल देंगे सबरीमाला टेम्पल में एंट्री का केस है, मैं नहीं हैंडल करूंगा। ऐसे तो देखो, कल्चर, धर्म, जाति
स्टेट, इन सब आइडेंटिटीज के आधार पर जजेस अपने आप को केसेस से अलग करने लगे ना, तो फिर तो कितने ही मतलब जजेस कम पड़ जाएंगे फिर तो केसेस हैंडल करने के लिए, क्योंकि कोई ना कोई आइडेंटिटी तो आ ही जाएगी ना आड़े। जजेस की देखो ये ड्यूटी बनती है, उनके पर्सनल ओपिनियन कुछ भी हो, जब वो उस सीट पर बैठे ना, उस चेयर पर बैठे मामले को सुनने के लिए, उनका कोई पर्सनल प्रिजुडाइज कुछ नहीं होना चाहिए। उस समय जो आर्ग्यूमेंट्स उनके सामने रखे जाएं, जो फैक्ट्स उनके सामने रखे जाएं, सिर्फ उसी आधार पर वो जज फैसला दें। पहले उनका क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, वो सब प्रिजुडाइसनेस जो है वो केसेस का फैसला करते वक्त नहीं आना चाहिए। जैसे ऐसी सिचुएशन में ना एक जोली एलएलबी का डायलॉग याद आ रहा है, उसमें क्या बोलते हैं वो, अरशद वारसी को बोलते हैं ना, सौरभ शुक्ला जो जज होते हैं, कि कानून अंधा होता है, जज अंधा नहीं होता। पहले दिन से ही उसको पता होता है कि कौन अपराधी है कौन नहीं है, लेकिन वो ऐसे फैसला नहीं दे सकता। वो उसके सामने जो प्रूफ रखे जाते हैं, जो फाइल्स रखी जाती हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स रखे जाते हैं, उसके हिसाब से जज को फैसला देना होता है, ना कि पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से। तो वही बात है। और इसके लिए देखो बकायदा जजों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, उनको प्रोफेशनल हैबिट्स जो हैं वो नर्चर की जाती हैं ट्रेनिंग के दौरान, और सेल्फ डिसिप्लिन वो प्रैक्टिस करते हैं, ताकि उनको जो ये ड्यूटी दी गई है जस्टिस देने की, वो जस्टिस वो ठीक से इंश्योर कर सकें जो भी केसेस उनके सामने आते हैं। बट देखो जब से सोशल मीडिया आई है ना, ये जो जजेस की ओपिनियन करने की जो कोशिश है, उनको ट्रोल करना, उनकी ओपिनियन को प्रभावित करने की कोशिश करना, वो सब एकदम से बढ़ गई है। अब जजेस देखो बिल्कुल आइसोलेट होके तो अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते ना। जो कुछ मीडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन पर इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी ह्यूमन बींग्स हैं। लेकिन करंट सिचुएशन के हिसाब से जुडिशरी में नए नॉर्म्स आने चाहिए, जजेस के लिए नए कोड ऑफ कंडक्ट आने चाहिए, कि वो डरे ना, क्योंकि उनकी ड्यूटी बनती है कि वो बिना किसी के दबाव में आए, बिना किसी के फियर में आए, बिना बायस्ड हुए अपना वर्डिक्ट सुनाएं। तो यहां पे डरने की जरूरत नहीं है जजेस को। और सरकार की भी ड्यूटी बनती है, मतलब हमारे सिस्टम की भी ड्यूटी बनती है कि जजेस को एक फियरलेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो ठीक से अपना वर्डिक्ट पास कर सकें। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया, काफ़ी लंबी इसकी डिस्कशन हो गई। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल देखो, इंडिया और श्रीलंकन फिशरमैन के बीच जो विवाद रहता है उससे संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बैकग्राउंड की बात पहले करते हैं। देखो, इंडिया और श्रीलंका ने 1974 में मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन किया था। इनिशियली देखो 1974 का जो बॉर्डर एग्रीमेंट था उसमें यह डिसाइड नहीं हुआ कि इंडियन फिशरमैन कहाँ तक जाकर फिशिंग कर सकते हैं और श्रीलंकन फिशरमैन कहाँ तक जाकर फिशिंग कर सकते हैं। लेकिन 1976 में दोनों देशों ने लेटर्स एक्सचेंज किए और यह डिसाइड किया कि इंडियन फिशरमैन श्रीलंका में पानी में जाके फिशिंग नहीं करेंगे और श्रीलंकन फिशरमैन इंडिया के पानी में आके फिशिंग नहीं करेंगे। तो 1974 और 1976 की ट्रीटीज़ में यह डिसाइड हुआ था। ये जो लाल कलर की लाइन है ना, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है। और ये भी डिसाइड हुआ था उन ट्रीटीज़ में, 74 की और 76 की ट्रीटीज़ में, ये जो पाक बे का पानी है ना, ये पाक बे पौंड, ये 2 नेशन पौंड है। मतलब कोई तीसरा देश जो आके है वो यहाँ पे फिशिंग नहीं करेगा, ये इंटरनेशनल वाटर नहीं है। बट देखो, ये जो एग्रीमेंट्स है ना, ये फिशरमैन को नहीं रोक सके, मतलब इंडिया के फिशरमैन को नहीं रोक सके श्रीलंका के पानी में जाके फिशिंग करने के लिए। और श्रीलंका के फिशरमैन तो कम आते हैं इंडिया के पानी में, मतलब मछुआरे जो हैं वो कोई बाउंड्री नहीं जानते, उनको जहां मछली मिलती है वो उतना आगे निकल जाते हैं। दिक्कतें स्टार्ट हुई 2009 में सिविल वार के ख़त्म होने के बाद। देखो, जब तक सिविल वार श्रीलंका में चल रहा था ना, तो नॉर्थ में जो मछुआरे थे उनको डिस्प्लेस होना पड़ा सिविल वार के कारण। लेकिन 2009 में सिविल वार खत्म हो गया, वो वापस अपने घरों में आ गए यहाँ पे। तब तक ये इंडियन जो फिशरमैन है वो काफ़ी आगे आके फिशिंग करने लगे थे। तो श्रीलंका के फिशरमैन ने बोलना स्टार्ट किया कि भाई आप इतना आगे आते हो, ट्रॉलर्स लेके आते हो, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है, हम तो छोटी बोट्स इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए मछली नहीं बचती। उस समय फिर श्रीलंका की अथॉरिटीज़ ने भी इंडियन फिशरमैन के अगेंस्ट एक्शन लेना स्टार्ट किया। उनको बहुत बार अरेस्ट कर लिया जाता है। अभी भी हम ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट किया गया है। कई बार उनकी जो बोट्स हैं वो जब्त कर ली जाती हैं। मतलब कन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हो गए। ऐसा होता है जब तमिलनाडु की सरकार फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को खत लिखती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट श्रीलंका की सरकार से कॉन्टैक्ट करती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो हर बार कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है जब भी इंडियन फिशरमैन को गिरफ्तार किया जाता है श्रीलंकन नेवी के द्वारा। वैसे देखो, इंडिया और श्रीलंका ने यह डिसाइड किया था कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप हम
इस्टाब्लिश करेंगे। 2016 में ये डिसाइड हुआ था ताकि फिशरमैन इशू का कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जा सके। लेकिन इस वर्किंग ग्रुप की जो वर्किंग है ना, बहुत ज़्यादा स्लो है। ऑलरेडी 29 फिशरमैन श्रीलंका की कस्टडी में थे, अब 22 और फिशरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ इंडियन फिशरमैन को गिरफ्तार किया जाता है ना, हर बार सेम चीज़ें दोबारा से रिपीट होती हैं, हमें भी सेम आर्टिकल फिर से डिस्कस करना पड़ता है। तो अब समय आ गया है कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग लास्ट बार दिसंबर 2020 में हुई थी, इस ग्रुप की रेगुलर मीटिंग्स हों ताकि फिशरमैन के इशू को जल्द से जल्द डिसाइड किया जाए दोनों देशों के द्वारा। सितंबर 2020 में वर्चुअल समिट हुआ था इंडिया और श्रीलंका के प्रधानमंत्रियों के बीच। उस समय यह डिसाइड हुआ था कि दोनों देशों की जो अथॉरिटीज़ हैं कंटिन्यूसली एंगेज करेंगी फिशरमैन इशू के ऊपर ताकि रेगुलर कंसल्टेशन और बायलैटरल चैनल्स की सहायता से इस इशू को एड्रेस किया जा सके। इंडिया को भी एडिशनल इंसेंटिव्स देने चाहिए इंडियन फिशरमैन को, जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है डीप सी प्रोजेक्ट का, डीप सी फिशिंग प्रोजेक्ट। ऐसे ऐसे और इनिशिएटिव सरकार को चलाने चाहिए और ऑलरेडी जो इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उनको भी मजबूत करने की आवश्यकता है। जो कमियां हैं उनको एड्रेस करने की आवश्यकता है ताकि भारतीय मछुआरे आगे ना जाएं श्रीलंका के पानी में और बार बार ये इशू फिर से इमर्ज होकर ना आए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में 2-3 मिनट में थोड़ा सा बेसिक देखो, मान लीजिए मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या इंडिया सही में एक फेडरल कंट्री है या फिर नहीं है? देखो, फेडरेशन जो वर्ड है ना, हमारे संविधान में वैसे कहीं मेंशन नहीं है। कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इंडिया को फेडरल स्टेट बनाते हैं? इंडिया में 2 गवर्नमेंट हैं, स्टेट लेवल पे अलग से गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पे अलग से। डिवीजन ऑफ पावर्स हैं, 7th शेड्यूल में पावर्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं दोनों के बीच में। संविधान रिटन है यूके की तरह, संविधान ऐसा नहीं कि अनरिटन है। उसके बाद संविधान की सुपरमेसी है, संविधान को चेंज करना आसान नहीं है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, बायकैमरलिज्म है, लोकसभा है, राज्यसभा है। उसके बाद इलेक्टोरल फेडरलिज्म है, मतलब इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल के बाद। नॉन फेडरल फीचर्स क्या क्या हैं? सिंगल संविधान है, स्टेट के लिए अलग से संविधान नहीं है, सेंटर के लिए अलग से संविधान नहीं है। सिटीजनशिप का सिंपल कंसेप्ट है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, सेंटर स्ट्रोंग है और कहीं कहीं पर देखो संविधान को चेंज करना आसान भी है। जैसे आंध्र प्रदेश को 2 राज्यों में डिवाइड कर दिया गया बिना आंध्र प्रदेश की असेंबली की सहमति के। उन्होंने तो रेजोल्यूशन रिजेक्ट किया था ना। फिजिकल आर्किटेक्चर ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू इकट्ठा करने की पावर्स ज़्यादा हैं और सभी स्टेट्स की पावर भी इक्वल नहीं है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे देश को नॉन फेडरल बनाते हैं। कंक्लूजन में क्या लिखोगे? देखो, इसीलिए हमारे देश को क्वेसी फेडरल भी कहा जाता है, मतलब हमारे संविधान को क्वेसी फेडरल कहा जाता है क्योंकि दोनों फीचर्स देखने को मिलते हैं, फेडरल फीचर्स भी और नॉन फेडरल फीचर्स भी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब संविधान बना था तो उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि नया नया देश आज़ाद हुआ था, 550 रियासतों को देश में इंटीग्रेट किया गया था। तो डर लगता था लीडर्स को कि कहीं देश टूट ना जाए, इसलिए इस प्रकार का संविधान बनाया गया। तो बस ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।